अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा लेक्चर 28 जो कि बेस कर रहे हैं कंपनसेशन सिस्टम के ऊपर। बड़ा मजे का टॉपिक है, इसे आप बहुत ज्यादा लोग वाकिफ है, इससे जो वाकिफ नहीं है वो आज बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं हमारे शॉर्ट वीडियोस के जरिए, उन्हें मालूम है कि हम ज्यादा हैंडआउट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि हैंडआउट्स में काफी ज्यादा कंटेंट होता है। एक्सप्लेन करते हुए काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और ये भी याद होगा कि अगर पीपीटीज में भी कुछ मटेरियल जो एक्स्ट्रा होता है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपकी तवज्जो ये भी रहे कि आपने पीपीटीज को से रीड करनी है। सबसे हम देखें कि कंपनसेशन जो सिस्टम है वो है क्या। कंपनसेशन जो वर्ड है वो वैसे तो इंग्लिश में अगर देखेंगे तो कुछ और मीनिंग्स भी आ जाएंगे, लेकिन आप जब एचआर में देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखेंगे, तो कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसकी आप जब पेमेंट दे रहे होते हैं किसी को, या आप किसी के लिए करें तो पेमेंट ले रहे होते हैं, तो ये जो है ना, अगले बंदे को पेमेंट करने वाला मामला, इसको कहते हैं कंपनसेशन। आपने उसको कंपनसेट कर दिया, ठीक है जी। अभी हम करते हैं कि कंपनसेशन सिस्टम बनेगा कैसे, आपको कैसे पता चलेगा इस स्पेसिफिक बंदे को मैं कितनी सैलरी दे दूं, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं करना कि हम रिश्तेदार को ज्यादा दे दें और दूसरे लोगों को कम दे दें, ये तो कर नहीं सकते हम। इंडस्ट्री ऐसे चलेगी नहीं, फर्म ऐसे चलेगी नहीं, कंपनी ऐसे चलेगी नहीं। वो कैसे चलानी है कंपनी, उसके लिए जॉब एनालिसिस जो है हमें हेल्प करेगा कि हमने कंपनसेशन सिस्टम या सैलरी लोगों की कैसे डिजाइन करनी है, कितनी देनी है। जॉब एनालिसिस हमने कुछ 16वें या 17वें लेक्चर के अंदर इसका सिलसिला चला था, और उसके बाद एंड तक ये चलता है जहां तक हम रिक्रूटमेंट करके, ट्रेनिंग करवा के रिटेन करने वाले मामले जहां स्टार्ट हुए थे, जहां तक की इसकी बातें चलती रहती हैं, और अभी भी देख रहे हैं आपके सामने दोबारा आ गया। जावा एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावा एनालिसिस किया जब, उसमें हमें पता चला कि जॉब स्पेसिफिक ये होती हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं, और जॉब एवेल्यूशन, इसका आउटकम जो निकलता है कि जॉब, एक जॉब की वर्थ, अहमियत दूसरी जॉब के मुकाबले में कितनी है, जॉब एवेल्यूशन। फिर हम क्या देखते हैं, पे सर्वे कर लेते हैं। पे सर्वे क्या है कि हम मार्केट में निकले, बाहर जाके देखें भाई ये मिस्त्री आजकल कितनी दिहाड़ी ले रहा है, मीन्स कितनी डेली वेज ले रहा है, एक दिन का कितने पैसे ले रहा है, तो आपको मार्केट से पता चल जाएगा। इसी तरह कंपनियां बाहर निकले, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आजकल तो इंटरनेट और ये सारे बड़ा इजी है। तो इस तरह पे सर्वे कर लीजिए कि सेम लेवल के टेक्नीशियन को, सेम लेवल के इंजीनियर को, सेम लेवल के डॉक्टर को, लॉयर को अगर हायर करती है कंपनी तो कितनी सैलरी दे रही है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। खैर, आप फिर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि भाई हमने जो भले ही मार्केट में अगर बंदे को अगर 1 घंटे के 100 रुपए दे रहे हैं तो हम भी देंगे क्या, तो वो हम अपना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिहाज से देखेगी। कंपनी की फिर अपनी पॉलिसीज बीच में आ जाती हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मामला थोड़ा बाद में आएगा। वो किस तरह के, जब आप इनिशियली जब अपनी स्किल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हो जाते हैं, पहले जो साल की परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा ना, पहले दिन ही आप जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर तो आप परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं आएगा। खैर, बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी रोल शुरू हो जाता है, इसका भी एरो यहाँ पे आपको लगाया गया है। तो इस तरह इंडिविजुअल पे डिजाइन कर ली गई, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, कम्युनिकेट कर दिया गया एम्प्लॉइज को कि आप कितने पे है। उसके बाद मॉनिटरिंग भी स्टार्ट होगी कि क्या ये जो इंडिविजुअल पे हमने डिजाइन कर ली है ये ठीक भी है कि नहीं, मित्रों, एम्प्लॉय भी मुतमईन है कि नहीं। भाई मेरे घर का खर्च ही नहीं चलता 100 रुपए में, आप मुझे 100 रुपए पे रखा हुआ है, मतलब ठीक है मैं उस वर्थ का एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन वो जो गवर्नमेंट मिनिमम पे करती है जी, 15,000 या 16,000 आजकल चल रही है मिनिमम पे बाय द गवर्नमेंट, के भी एम्प्लॉय को इतनी कम से कम होनी चाहिए जो सबसे लोअर स्टाफ है, तो वो यही तो होता है। अभी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं पे की। क्या, पे इज अ स्टेटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज, स्टेटमेंट मींस स्लिप, ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉइज वर्थ बाय एन एम्प्लॉय, बाय एन। अच्छा, ये अगर मैं पे को एक सैलरी स्लिप पे ऊपर लिख लूं तो ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी शो करती है। या ये आपकी सैलरी, ये भी आपके लिए एक स्टेटमेंट है, ये दूसरों को बताने के लिए भाई मेरी इतनी पे, वो समझ जाएगा ये तो बड़े हाई लेवल का बंदा है, इसकी तो बड़ी लाखों में पे है। ठीक है, ये ये डेफिनेशन है। पे इज अ परसेप्शन ऑफ वर्थ बाय एन एम्प्लॉय। मुझे अब जितनी पे दे रहे हैं, मुझे अपनी नजर में अपनी वर्थ का आप खुद ही मुझे बता दें। तो आप सपोज आपके पास एक बंदा आता है और आप उसको, उसकी डिग्री वगैरह देखते हैं, आप उसको कहते हैं कि आपको इतने पैसे दूंगा, वो आपको कहता है भाई मेरी डिग्रीज और मेरी स्किल्स तो देखो, आप तो बहुत कम पैसे दे रहे हो। तो ये भी एक परसेप्शन है एम्प्लॉय की वर्थ, आप अपने वर्थ बाय एन एम्प्लॉय, कि मेरी पे मुझे खुद भी अपनी नजर में पता चल जाता है कि मेरी क्या वर्थ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है, जो कि सैली सैली करते आ रहे हैं, इसके अंदर बाकी क्या चीजें होती हैं, वो यह है कि कंपनसेशन है वो दो चीजों पे या दो कंपोनेंट उसके हम करते हैं, ठीक है जी। एक एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स, एक करते हैं इंट्रिंसिक रिवार्ड। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में मॉनेटरी रिवार्ड्स आते हैं और बेनिफिट्स आते हैं। एक्सट्रिंसिक में मीन समझ रहे कि आप
वो आते हैं जिसमें आप पैसे पैसे नजर आएंगे, ठीक है जी। इंट्रिंसिक में आपको पैसे नजर नहीं आएंगे। अच्छा जी। एक्सट्रिंसिक में मॉनेटरी रिवार्ड्स क्या आगे, आर्ली वेज मतलब वेज होगी, सैलरी होगी, बोनस होगी, कमीशन, पे इंसेंटिव, मीन्स कि हर तरफ पैसा पैसा आपको नजर, ये मॉनेटरी रिवार्ड्स है। बेनिफिट्स क्या है, इंश्योरेंस, आपकी इंश्योरेंस कर दी कंपनी ने मेडिकल की, आपको एक्सीडेंट होगा या आपको बुखार चढ़ेगा, ये सारा वो लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस कर दी, तो वो भी एक बेनिफिट है आपको, ठीक है जी। रिटायरमेंट, पेड वेकेशन, पेड वेकेशन जी हफ्तावार को छुट्टी दी है, हालांकि तनख्वाह तो आपको पूरे महीने की दी है, तो हफ्तावार आपसे काम क्यों ले रही, क्यों नहीं ले रही कंपनी, ये आपको बेनिफिट है। फूड सर्विसेज, क्रेडिट यूनियन, रिक्रिएशन, क्रेडिट यूनियन का मैं बता दूं कि कंपनी के अपने कुछ ऐसा सिस्टम के आप कंपनी, जैसे कंपनी से लोन ले लें, कंपनी का काम लोन देना नहीं है, वो तो बैंक का काम है, लेकिन कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है, आप मुझसे लोन ले लो, अपना घर बना लो, गाड़ी ले लो, एक्सेट्रा कुछ भी कर लो, फिर बाद में हमें इंटरेस्ट के वापस कर देना। तो इसके बाद रिक्रिएशन, मीन्स के कोई भी टूर दे दे रिक्रिएशन। और फिर है इंटेंसिव रिवार्ड, जिसमें रिकग्निशन, रिकग्निशन ये होती है कि आपने कोई अच्छा काम किया तो उसको आपको कोई भी एप्रिसिएशन लेटर वगैरह दे दिया, आपको रिकॉग्नाइज करवा दिया, या आपके ऑनर में एक डिनर कंडक्ट करवा दिया कि जिसने कंपनी के लिए बड़ा काम किया, रिकॉग्नाइज कर दिया। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन जो मिल रही है, तो ये भी एक इंटेंसिव रिवार्ड है ना, नहीं तो आपको एक ही पे रखे, पे सैलरी बढ़ाते रहे, आपको अगला ग्रेड ना दे, मर्जी है कंपनी की। वर्किंग कंडीशन और इंटरेस्टिंग वर्क, इंटरेस्टिंग वर्क है, ठीक है। इंटरेस्टिंग वर्क कैसे कि बोरिंग काम भी आपको दे सकती है कंपनी, पैसे दे रही है, आप काम करो बस, आप बोरिंग काम ले। जॉब वैल्यूएशन का जो रोल था वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अभी एचआर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटजी मीन्स हम इसको इसमें नहीं पढ़ते, स्टडी मॉडल क्या है ये वो ना, एटसेट्रा छोड़ें इसको। अच्छा, क्या एचआर की हमने अभी तक जो देखा था, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को, सिलेक्ट करती है, इंगेज करती है, डेवलप करती है, रिटेन करती है। अब ये सारे काम अट्रैक्ट, सिलेक्ट, एंगेज तो कर लिया, डेवलप भी कर लिया, फिर रिटेन कैसे करना, तो रिटेन तो आप रिवार्ड से ही कर सकते हैं ना। तो इस वजह से डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने की, लोगों को रिटर्न रिटेन करना है अगर, तो रिवार्ड आप अच्छे दें। यहाँ तक जो था मामला वो था कि हम कंपनसेशन को देख रहे थे। अभी हम देखते हैं कंपनसेशन को हम जो अभी डिवाइड किया था उसको इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में, हम इसको इस तरह भी दे सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। अब डायरेक्ट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन जो है वो किस पे बेस करती है, मतलब कैसे, मतलब क्या मकसद, क्या मतलब, क्या उसका, उसका ये है कि इंक्रीमेंट्स ऑफ टाइम के बेस की तरह भी दी जाती है, जैसे आप बात को आर्ली दी जाती है कि आपको घंटे के हिसाब से पेमेंट हो रही है, जब जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे पेमेंट। सैलरी तो मंथली बेस होती है, आपको पता है। परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस बेस जैसे पीस वर्क, आपको जी एक आप यूनिट बनाओगे ना, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे, आप जितने दिन में जितने मर्जी यूनिट बना लो। कमीशन जो है कि आप सेल के ऊपर, जैसे अक्सर आप कमीशन वाला सुना होगा कि इतनी सेल करेंगे, इतने हजार की सेल करेंगे, 2% आपका, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आप पीपीटी देखिएगा और उसमें आपको डेफिनेशन मिलेंगे। अभी हम चलेंगे उसकी तरफ, हैंडआउट्स की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी हम बात करेंगे कि जो जॉब हमने वैल्यूएशन देखी कि जी इस जॉब की वर्थ इतनी है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर जॉब वैल्यूएशन की उसकी वर्थ निकाल ली कि ये जॉब इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। अब उसकी बेस के ऊपर हमने जॉब प्राइसिंग करनी है। जॉब प्राइसिंग मतलब कि एक जॉब को कितनी तनख्वाह देनी है, कितनी सैलरी देनी है, वो किसके ऊपर, पे ग्रेड, एक तो पाकिस्तान में ग्रेड चलते हैं, उसकी बेस पे आपको तो पता है, उसकी बेस पे पे जो है, बेसिक पे जो है लगा दी जाती है, उससे फिर अलाउंसेज है ना वेरी करते हैं। अच्छा, बेसिक भी एक बुनियादी तनख्वाह होती है जिसके ऊपर सारी उस स्केल के बाकी के बेनिफिट डिजाइन हो रहे होते हैं। अच्छा, वेज कर्व जो है, वेज कर्व आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेज कर्व क्या होती है कि, तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये वेज कर्व है। वेज कर्व हमें याद होगा जब हमने जावा वैल्यूएशन की 27 लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने एक पॉइंट मेथड पढ़ा था। पॉइंट जो मेथड है वो जॉब के डिफरेंट फैक्टर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करके एक टोटल वैल्यू निकाल लेता है कि वो वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है, अगर 100 वैल्यू है तो उसकी पर आर क्या उसको वेज देनी है 200, जैसे जिस तरह पॉइंट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इट मीन वो उतनी ही इंपॉर्टेंट जॉब है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए। तो ये अगर ओरिजिनल बुक जो है, अगर आप फॉलो करेंगे एचआरएम की, जो कि हमारे डाउनलोड सेक्शन में नाम जिसका लिखा हुआ है, तो आपको ये कर उसके अंदर मिल जाएगी। अभी हम दोबारा हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो पे रेंजेस है, जैसे आप मिनिमम और मैक्सिमम पे रेंज एक स्केल के अगेंस्ट या एक जॉब के अगेंस्ट डिजाइन कर लें, और जो भी एम्प्लॉइज आपने हायर कर लें तो उनके एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पे उसके दरमियान आप उनको सैलरी दे दें। फिर है ब्रॉड ब्रांडिंग। ब्रॉड ब्रांडिंग की आपको मैं एग्जांपल
दिखा देता हूँ। ये जितने भी गवर्नमेंट के स्केल्स हैं 1 से लेकर जैसे 22 तक है, इस तरह के एक तरह और भी स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर ही। जैसे स्पेशल पे स्केल है, स्पेशल पे के जो बीपीएस 1 to 4 है उसके अगेंस्ट एसपीएस स्पेशल पे स्केल होते हैं, वो एक स्केल सिर्फ कंसिडर किया जाता है। फिर बीपीएस 5 6 के अगेंस्ट एसपीएस 2 किया जाता है। तो अब गूगल में अगर करेंगे ना स्पेशल पे स्केल सर्च, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मिलिट्री के अंदर E1 E2 इस तरह करके स्केल चलते हैं, तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं जुडिशल वाले जो मामलात होते हैं उनके अपने स्केल्स होते हैं, तो आपको इस तरह की ये भी मिलेंगे। तो ब्रॉड बैंडिंग इस वजह से कि मेन जो बड़े स्केल्स हैं, जो जैसे मैनी मैनी पे ग्रेड्स होते हैं, उनको कुछ वाइड ब्रांड के अंदर कन्वर्ट कर लें। जैसे 1 to 4 को हमने जस्ट 2 के अंदर कर लिया था कन्वर्ट। सिंगल रेट सिस्टम की एग्जांपल जो बड़ी आसान सी मेरे ज़हन में आई, वो ये कि आपने जब मिस्त्री और मजदूर जब लगाते हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस बेसिस को सैलरी नहीं देते, ठीक है। आप उनको क्या करते हैं कि उनके, तो इसकी एग्जांपल आपको ये वाली जो है मिस्त्री मजदूर वाली पे से बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये रियल में जो है बेस पे जो होती है वो बेस भी डिफरेंट होती है। इसकी रियल लाइफ में इंडस्ट्री के अंदर एग्जांपल मुझे वो ऐसे जितनी अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन ये कहना ये चाह रहा है सिंगल रेट सिस्टम के अंदर। फिर एडजस्टिंग पे रेट्स, वो सारे जो पे रेट्स होते हैं वो इस बेस पे फिर कर लिए जाते हैं एडजस्ट, कि किसकी की क्या जॉब असाइन की है, उसकी किस तरह की जॉब डिफिकल्ट है, इजी है, गोल्स अचीव करने में इंडस्ट्री के उसका कितना रोल है। इस तरह फिर उसकी पे बेस पे जो है अलाउंसेस डाल के एडजस्ट कर दी जाती है। फिर आगे कंपनसेशन हमने देख चुके हैं, डायरेक्शन और इनडायरेक्ट जो फाइनेंशियल कंपनसेशन वो हम देख चुके हैं, ठीक है जी। नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन सारे हम उसमें पीपीटीज में डिस्कस कर लिए। अभी हम बात करते हैं इक्विटी इन फाइनेंशियल कंपनसेशन। इक्विटी, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एक इंटरनेट से मैंने ली है पिक्चर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। जब भी आपके सामने इक्विटी या इक्विटी का वर्ड है, तो आप इक्वालिटी को भी देखें कि वो इक्वालिटी क्या है। इक्विटी ये है कि जिसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसको उस तरह का रिवार्ड दिया, या ये यहाँ पे देखें, जिस तरह की जरूरत थी उस हिसाब से उसको वो चीज दी गई। जैसे ये बच्चा था, उसको 2 टेबल दे दिए गए, स्टूल दे दिए गए, और बड़े आदमी को कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे इक्वालिटी में देखो कि तीनों तीनों को एक जैसा टेबल दिया गया, स्टूल दिया गया है, जिसके ऊपर चढ़ के वो देख रहे हैं, तो फिर वो जो बच्चा है उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये इक्वालिटी है। तो इक्विटी ये है कि आप जितनी उसकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उसको पे करें, ठीक है। ये इक्विटी आपको समझ आ गई। एक्सटर्नल इक्विटी ये होती है कि आप अपने इंप्लाइज की पे डिसाइड करते हुए कि देखें, एक्सटर्नली देखें बाहर मार्केट में उस तरह के लेवल के इंप्लाई की या स्किल्स रखने वाले इंप्लाई की क्या पे होनी चाहिए। इंटरनल इक्विटी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लाइज को इंप्लाई के साथ कंपेयर करके फिर उसको पे दी जाए, सैलरी डिसाइड, कंपनसेशन डिसाइड की जाए, ठीक है जी। अच्छा, इंप्लाई इक्विटी ये है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है, उसके लेवल ऑफ सीनियरिटी क्या है, कितने साल कंपनी में हो गए, किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, उसकी बेस पे एम्प्लॉय इक्विटी। और टीम इक्विटी, अगर टीम रोल है, टीम में लोग काम करें, तो उस बेस पे दिया जाए। अभी डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। डिटर्मिनेंट की वो फैक्टर जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल कंपनसेशन मींस कि इंडिविजुअल की एक आम एम्प्लॉय की वो पे जो डिसाइड करने के जो फैक्टर है वो डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ है, लेबर मार्केट, जॉब, एम्प्लॉय, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना रोल कैसे है पे डिसाइड करने के। देश की कंपनसेशन पॉलिसी जो हमने कहा था कि बाज का कंपनी चाहती है कि वो पे लीडर बने, जैसे मैंने एग्रो की एग्जांपल दी थी। इस तरह फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी भी है, एफएफ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इनकी पे बहुत ज्यादा है। ये चाहती है कि ज्यादा पे रखें, ताकि हमारे पास जब हम फिर बंदा जब हायर करेंगे तो वो भी हाई क्वालिटी हायर कर लेंगे। पे लीडर्स वही लोग इनके पास रुकेंगे। फिर मार्केट रेट और गोइंग रेट होता है कि जी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो दे दे। जो होते हैं पे लीडर, वो मार्केट रेट से ज्यादा अपने एम्प्लॉय को पे दे रहे होते हैं। पे फॉलोअर्स वो होते हैं जिनकी अपनी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो बस गुजारा कर रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें कोई इतने अच्छे पहले चाहिए भी नहीं, ठीक है। ऐसी फर्म का अंदाजा लगा दें जहां पे वो वैसे भी, जैसे एक फर्म है जिसने जस्ट स्टिकर लगाने हैं पैकिंग के दौरान किसी इंप्लाई ने, तो स्टिकर तो कोई बंदा भी लगा सकता है, ठीक है, वो लेबल जिसको कहते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स ये होती है। वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान आके जो घुस गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिसाइड कर रहे हैं पे सैलरी, ऐसे नहीं है। ये है कि अपने जो मैनेजर्स हैं या जो वो लोग जो सैलरी डिसाइड करने वाले, कंपनसेट डिसाइड करने, वो अपने बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा जो दें, एम्प्लॉय की तरफ ना दें, ठीक है। ऐसी मामला जो चलाने वाले लोग होते हैं उनको ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स होती है। एबिलिटी टू पे होती है कि ऑर्गेनाइज की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उस पे बेस पे पे करना एम्प्लॉयज को। फिर आगे लेबर मार्केट एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। अभी पहले हमने ऑर्गेनाइज देखा कि उसका रोल
कंपनसेशन में क्या है लेबर मार्केट। देखिए लेबर मार्केट में आप जाएं, आप सर्वे कर लें। अच्छा लेबर मार्केट पहले देख लें क्या है, कि अगर फर्ज करें कि आपको एक इंजीनियर हायर करना है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में कितने इंजीनियर हायर है, अवेलेबल है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किया तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखोगे ना, बाकी इंजीनियर नहीं देखोगे। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो आपके लिए लेबर मार्केट है, ठीक है। अभी एक कंपनसेशन सर्विस आप उसके लिए बस वही, जैसे आप सर्वे कर लेंगे क्या कंपनसेशन देनी है। फिर बेंच मार्किंग कर लेंगे, जो बेंच मार्किंग होता है कि आपकी पास जो जॉब है और उसी तरह की जॉब जो मार्केट में किसी और जगह परफॉर्म की जा रही है, उसके एम्प्लॉइज की पे कितनी है, बेंच मार्किंग जॉब को आपस में कंपेयर करके आप उसको डिसाइड कर लेना। फिर कॉस्ट लिविंग होती है कि महंगाई कितनी है, मार्केट मतलब महंगाई कितनी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब महंगाई या रहने का खर्चा, जिंदगी गुजारने का खर्चा जो है उस वो भी देखनी पड़ती है, उस हिसाब से ज़्यादा सैलरी देंगे ना। फिर लेबर यूनियन, लेबर यूनियन ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर यूनियन होती है वो भी आपको फोर्स कर रही होती है कि भाई पे बढ़ाओ पे बढ़ाओ। तो जब वो आपको पे बढ़ाने का कहे तो आप मार्केट जो लेबर मार्केट है उसको उसका डाटा ले लें और महंगाई लो कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाजा लगा लें, उस फिर आप पे बढ़ा सकते हैं। सोसाइटी का अपना भी इंटरेस्ट होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिकली कितने जो है किस तरह वो पे कर रही है, क्योंकि फिर ही वो कंज्यूमर को भी उतना अच्छा सर्व कर होते हैं आपकी इकोनॉमी की ओवरऑल कंडीशन जो होती है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है कंट्री के अंदर। फिर जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं, कितनी पास आउट लोग हो रहे हैं, ये सारे मामले की रिसोर्सेज मुल्क के पास कितने अवेलेबल हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, सारे इकोनॉमी के जो फैक्टर हैं ये फैक्ट करते हैं। लेजिस्लेशन जो है। फिर अब जॉब का अपना रोल क्या है कंपनसेशन। देखिए जी जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले पीपीटीज के दौरान कर लिया, कोई जॉब वैल्यूएशन निकाल ली कि किस इस जॉब की वर्थ क्या है, कोई जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन की अगर एक इंजीनियरिंग फर्म है या एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्टर। इंजीनियरिंग फर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंजीनियर और टेक्निकल जो लोग होते हैं काम करने वाले। एक लॉयर फर्म है तो उसमें वकील जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जॉब इटसेल्फ जो है रोल प्ले कर रही है वो हो गया। एम्प्लाई इटसेल्फ एज अ डिटर्मिनेंट फाइनेंशियल, कि जो एम्प्लाई आप हायर कर रहे हैं उसका फिर बड़ा रोल होता है। क्यों कैसे रोल होता है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंस पे उसको पे दे रहे होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पे के अंदर मेरिट पे आ गई। मेरिट पे होगी कि वो जिस क्वालिटी का काम करेगा उस क्वालिटी की उसे पे मिलेगी, उस तरह की क्वालिटी बोनस परफॉर्मेंस पे मिलता है। स्किल बेस पे कि आप जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसकी स्किल्स क्या है, उसकी एबिलिटी टू वर्क कितनी है, ठीक है जी। और कम्पिटेंसी बेस पे कि वो कितना कम्पिटेंट है, कोई स्पेसिफिक जॉब उसको असाइन करते हैं वो कैसे चुटकियों में कर लेता है कि या टाइम लगाता है, और बाकी एम्प्लॉइज के मुकाबले उसकी क्या कम्पिटेंसी है, क्या एबिलिटी टू वर्क है, ये हो गया, ठीक है। फिर सीनियरिटी होती है कि सीनियर कितना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी सर्विस गुजर चुकी है। फिर एक्सपीरियंस, देखें सीनियरिटी और एक्सपीरियंस में थोड़ा फर्क है। सीनियर लेंथ ऑफ सर्विस, एक्सपीरियंस ये है कि स्पेसिफिक जॉब जो है उसके अंदर उस बंदे का कितना एक्सपीरियंस। फर्ज करेंगे मेरी लेंथ ऑफ सर्विस अगर है 20 साल, फर्ज कर लेते हैं 10 साल जो है वो मेरी जॉब स्पेसिफिक जो आज में जॉब मुझसे ली जा रही है वो 10 साल उसमें एक्सपीरियंस, बाकी 10 साल किसी और फील्ड का है। तो वो सीनियरिटी और एक्सपीरियंस का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। मेंबरशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सिंपल है। पोटेंशियल देख लीजिए कि वही अप्लाई का जो पोटेंशियल है अपना जॉब को परफॉर्म करने के लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की जॉब, डेफिनेटली जॉब के जब आप सही कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों के रेफरेंसेस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस करके वो अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं। इसका भी इन्फ्लुएंस होता है। लक, बाज को इंसान की बड़ी अच्छी लक होती है, जब इंटरव्यू देते हैं फर्ज करें आगे जो बंदा आपसे सैलरी डिजाइन डिसाइड करने वाला बैठा हुआ है वो आपको एज दे देता है कि चलिए ठीक है आपकी फलां स्किल अच्छी थी, और आप जब दूसरा आया आपकी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, उसमें वो बंदा भी सपोज करें चेंज का हो गया, या उसकी स्किल्स वो वाली आपकी नहीं थी, या वो स्किल्स एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो लक चलती है। स्पेशल एम्प्लॉय क्लास होती है, ठीक है। तो ये एग्जेक्टिव की बात, एग्जेक्टिव में जो होते हैं कंपनी के सीईओज, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं वो समझे। इनकी सैलरी के बहुत आसान सा इसमें डिफाइन किया हुआ है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव कंपनसेशन इसमें जो है उसमें हम बात कर लेते हैं। बेस सैलरी को तो हम छोड़ देते हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव बोनस भी छोड़ देते हैं, ये कोई नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म जो इंसेंटिव है हम उसको देखते हैं कि जो एग्जेक्टिव को क्या करते हैं। एग्जेक्टिव को स्टॉक ऑप्शन प्लान देते हैं कि जो कंपनी के शेयर्स हैं उनको कहते हैं कि ये शेयर्स आपको आपके हुए, या उनको कम पेमेंट पे, मार्केट रेट से कम पेमेंट पे दे दिए कि आप रख लें। वो जब आपको आपको मार्केट आपको कंपनी का शेयर दे दिया जाए तो आप उसके साथ और अच्छे तरीके से काम करें, तो ये इंसेंटिव्स होते हैं। एग्जेक्टिव के बेनिफिट्स भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा पर्क्स और एग्जेक्टिव के अंदर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेनिफिट्स ये होते हैं कि वो कॉस्ट जो आपको खुद बेयर करनी पड़े,
कि ठीक है, जैसे आपके बच्चों की स्कूलिंग है, आपके कंपनी में आने जाने के लिए आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, ठीक है, आपकी मेडिकल के मामलात हैं, ठीक है, आपके ये इस तरह के तीन चार और आप देख लें, ठीक है जी। ये हो गए बेनिफिट्स। इसके आप, जो कंपनी कहा कि आपको गाड़ी देती है, आप आने जाने के लिए यूज करें, बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, तो ये सारे बेनिफिट्स। तो पर्स क्या हुए फिर, ठीक है। पर्स ये होते हैं कि जो एक्स्ट्रा कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो बेनिफिट से ऊपर। जैसे ये आपको कंपनी गाड़ी देती है, वो कह रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यूज करनी है आने जाने के लिए, आप इसको 24 घंटे रखो, आप इसको यूज करो। कंपनी कहती है साल में इंटरनेशनल आपको रिक्रिएशन टूर भी देते हैं, आप बच्चों के साथ जाया करो। आपका तो ठीक है, आपको दे रही है, बच्चों के साथ आपको दे रही है। आपको कंपनी कहती है पाकिस्तान में या फॉरेन में जो फलां होटल है, महका होटल, आप जब भी जाएं उसमें स्टे करें, आपको सब्सिडाइज या फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ठहरे, ठीक है। मेडिकल आपको कुछ ऐसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दे दिया जाए कि जो जहाँ पे एक आम एम्प्लॉय को दिया ही ना जाता, क्योंकि एम्प्लॉय और जो प्रोफेशनल्स और जो एग्जेक्टिव्स होते हैं उनके मेडिकल में फर्क होता है, ठीक है जी। अभी हम आगे कंपनसेशन फॉर प्रोफेशनल के ऊपर। प्रोफेशनल, ये आप मैनेजर प्रोफेशन में ये देख लें कि जो टेक्निकल लोग होंगे उनको प्रोफेशनल कहेंगे, वैसे हम नॉर्मल प्रोफेशनल सबके लिए यूज कर लेते हैं। जैसे टेक्निकल जो एक कंपनी है उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको टेक्निकल कहेंगे, ठीक है। उनको जो मैनेज कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, वो मैनेजर होते हैं। मैनेजर किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रोफेशनल है वो आगे खुद जाकर मैनेजर भी बन सके, ये लिखा है मैनी प्रोफेशनल एम्प्लॉइज इवेंचुअली बिकम मैनेजर। बनना चाहे तो बन जाए, ठीक है, अदरवाइज आप टेक्निकल फील्ड पे रहें और कंपनी को की गोल अचीव करने में उनकी मदद करें। अच्छा, मैं एक और बात करूँ कि ये मत समझिए कि मैनेजर की सैलरी प्रोफेशनल से हमेशा ज्यादा होगी, ऐसे नहीं है। प्रोफेशनल या टेक्निकल साइड के जो लोग होते हैं उनकी सैलरी, मैंने जो ऑब्जर्व किया, अक्सर मैनेजर से ज्यादा होती है, ठीक है। वो गोल अचीव करने में उनकी जो स्किल्स यूज हो रही होती है। अच्छा, सेल्स के जो लोग होते हैं, सेल्स की उनकी कंपनसेशन कैसे हो रही होती है? तीन तरह से हो रही होती है। एक तो जी स्ट्रेट सैलरी, तो जी महीने की फिक्स सैलरी, आप जितना भी सेल भले कर दो, जितनी भी आइटम बेच दो, आप फिक्स सैलरी। दूसरा एंड जो है एक ये हो गया। दूसरा ये कि टोटली कमीशन के ऊपर, जितनी ज्यादा आप सेल करोगे उतना ज्यादा कमीशन आपका बनेगा। फिर होती सैलरी पार्ट कमीशन, कमीशन में सैलरी भी मिलेगी और आपने जो सेल करनी है उसका एक कमीशन भी मिलेगा। तो इस तरह ये सेल्स की होती है। फिर रोल क्या होता है? तो आखिर में जो है हमारे पास वो ये है कि रोल क्या है लाइन मैनेजर्स का कंपनसेशन में, और एचआरएम का क्या रोल है। रोल देखिए, जो जो लोग जॉब एवेल्यूशन करेंगे वो उनका सबसे ज्यादा रोल हुआ। आप, अगर आपको दे दिया कि जॉब एवेल्यूएट करके ये बताओ कि ये जॉब कितनी डिफिकल्ट है दूसरी जॉब के मुकाबले में, तो इट मीन्स आप इनडायरेक्ट ये बता रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब सैलरी भी इसको ज्यादा देनी। तो लाइन मैनेजर ही रोल ये प्ले कर रहे होते हैं कि हम जो जॉब एवेल्यूशन कर रहे होते हैं ये लाइन मैनेजर कर रहे होते हैं, और सैलरी भी इनडायरेक्टली यही बता रहे होते हैं। तो लाइन मैनेजर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनसेशन में। सारे बेनिफिट्स भी यही डिजाइन कर रहे होते हैं, यही डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर एचआरएम का क्या रोल है? एचआरएम को ये सारी चीजें कन्वे कर दी जाती हैं लाइन मैनेजर की तरफ से, और लाइन जो एचआरएम है वो इसकी सैलरी से बनाते हैं, सैलरी सारी कंपनसेशन बेनिफिट्स को रिटर्न फॉर्म में ला के सारे अप्रूवल लेके लाइन मैनेजर सीओ से लेके, तो सारी कम्युनिकेट कर दी जाती है एम्प्लॉइज को। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने जो अपना 28 लेक्चर को खत्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी आपकी, जो कि 29 लेक्चर होगा। इसको अच्छे से समझें, कोई भी टर्मिनोलॉजी हो उसको गूगल करके पढ़ें, और मजीद अगर थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो जो कन्फ्यूजन है आपको आगे भी परेशान करेगी, इस वजह से साथ साथ क्लियर करते जाए। चलिए जी, अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।